जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी, वोट पड़ जाएगा, तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों, ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं
और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहां बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं, और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए, क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं, हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज से वो बिक गए, और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। हमारे पिछड़े भाइयों, हमारे दलित भाइयों, और यहां पर जितने हमारे लोग उपस्थित हैं, बताओ वो कहावत जानते हो कि नहीं जानते हो, कि न रहेगा बांस इसीलिए बेच रहे हैं। जब बिक जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो कहां चले जाएंगे अधिकार? उनसे हमें नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला। इसलिए लगातार ये चीजें बेच रहे हैं। और सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थीं जो हमारे और पैसे से और आपके पैसे से बनी थीं, वो सब बेचने का काम हो रहा है। और इधर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा अखबार में कि नहीं पढ़ा? हम और आप लोग अगर पैसा लेने चले जाए बैंक में, तो पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा हमें मिल भी जाए, अगर हम एक भी किस्त ना दे पाए, तो बताओ हमारी जमीन, मकान और नोटिस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और बताइए, 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा लेकर के भाग गया। सरकार को पता ही नहीं है कहां चला गया। और याद कीजिए, पहला उद्योगपति नहीं भागा है, इससे पहले भी उद्योगपति भागा। और बताइए, ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? ये जो उद्योगपति भागा वो कहां का है?
और इससे पहले जो भागे वो कहां के हैं? तो बताओ, इनसे बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे? जो लोग कह रहे थे खाता खुलवा दिए हैं, जो लोग कह रहे खाता खुलवाया है, आप बताइए कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? आपका डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और जब आपने खाद की बोरी देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आजकल? बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि ये पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। और जिनको जानकारी होगी वो भी ये भी जानते होंगे कि अभी तो 10 तारीख को परिणाम आना है, बाकी है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। कल मैं भाषण सुन रहा था उनका भाषण सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है। ये जो नौजवानों के हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे 1 करोड़ बांट दिए हमने। वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया हमने। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो खुद नहीं चलाना जानते हैं। अभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी कि खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तो तब पता लगा जाकर के कि लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। जो लोग आज के जमाने में लैपटॉप स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानते हैं, वो सोचो इसके महत्व को क्या समझेंगे कि आज के समय की कितनी जरूरत की चीज है। और यही नहीं, आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं अब। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12वें के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा
कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। और इस बार जब वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी। इन्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। बताओ आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। यही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जिस आंदोलन को लेकर के किसानों के 3 कानून आए थे, 3 कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहकर के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल। कभी कहते हैं A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं ABCD के नहीं पढ़ रहे हैं? कभी A फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? गौशाला में जितना भी पैसा आया सरकार के लोगों ने लूट लिया। गाय मां हमारी भूखी है, जान जा रही है उसकी, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? अभी हम जैसे ही बहराइच में आए, बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर हमें दिखाई दे गया सड़क पर। सोचो कैसी सरकार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश को दिशा देगा बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाने का भी है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। ये चुनाव संविधान को बचाने का भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव हमारी जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी संस्कृति, उसको भी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां भाईचारा को बचाने का है, वहीं हमारे नौजवान आगे कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हो, उसका भी ये चुनाव है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आएंगे और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और वहीं हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। इस किसानों को कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा।
बताओ, जब बिजली का बिल आता था तो करंट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और जब से समाजवादियों ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। चाहे हमें मंडी ठीक करनी पड़े, चाहे हमें खरीद केंद्र अच्छे करने पड़े, हम किसानों की खरीद को एमएसपी पे कराने का काम करेंगे। किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी। और ये मैं कह के जा रहा हूं कि 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए अगर हमें बजट से अलग से फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, तो अलग से बजट का पैसा रख करके हम किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। वहीं किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे समाजवादियों ने तय किया है कि संविदा पे नौकरी दे करके बड़े पैमाने पर सरकार के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी को उनको रेगुलर करने का भी फैसला लिया जाएगा। ये हमारे 69,000 के शिक्षक लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके आरक्षण का घोटाला हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं, बताओ, सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धोखा देने का काम किया। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को ठीक करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। वहीं शिक्षा मित्रों का समाजवादी सरकार ने सम्मान किया था। आने वाले समय में हमारे शिक्षा मित्रों को भी नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड और टेट वाले लोग ये जानते हैं कितना लड़ना पड़ा, इन्हें संघर्ष करना पड़ा। बताओ, बीएड टेट वाले हमें जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? हमारी बहनें भी दिखाई दे रही हैं, बताओ आप जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? इसलिए सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और मैं कह के जा रहा हूं कि बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के अंदर उन्हें पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जो हमारी महिलाएं शिक्षक हैं, शिक्षिकाओं को उन्हें गृह जनपद में पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ठीक है मैम, हाँ मैं बोल दूंगा। इसलिए समाजवादियों ने ये भी तय किया है कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बने। नेताजी ने इस योजना को कभी शुरू किया था। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वां पास हमारी बहनों को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बेटियों की, लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर के पीजी तक फ्री होगी, कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं पुलिस कर्मियों के लिए भी बनाई, आवास से लेकर के बहुत सारी चीजें। वहीं हमारी समाजवादी पेंशन जो माताओं बहनों के लिए थी गरीब, जिसमें 500 रुपया महीना मिलता था, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार 3 गुना समाजवादी पेंशन करके 1500 और साल का 18,000 रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे।
इधर आईटी के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है और कोरोना की वजह से तमाम व्यापार, कारोबार, रोजगार, नौकरी आईटी सेक्टर में है। कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग अब नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार ने जब लैपटॉप बांटे थे, जब 15 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दिए थे, इस बार भी बांटेंगे और साथ ही साथ 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में अच्छे रोजगार दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये लोग जो राशन का प्रचार कर रहे हैं, कल भी एक आए थे झूठ बोलने वाले, जो राशन का प्रचार करके चले गए। हमारे लोग जानते होंगे और यहाँ जागरूक लोग जानते होंगे, पहले ये राशन नवंबर तक था, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, इन्होंने राशन मार्च तक कर दिया। आप दिल्ली का बजट पता कर लो, उसमें राशन के लिए बजट नहीं है। लखनऊ का जो बजट पास हो गया, उसमें राशन के लिए बजट नहीं है और इनकी तैयारी भी नहीं है राशन देने की। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आप बटन दबाओ साइकिल का और राशन पाओ, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, गरीबों को राशन देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन, बल्कि हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना कैसे मिले, उसके लिए चाहे जो आज महंगा हो गया है सरसों का तेल, वो हमें 1 लीटर फ्री देना पड़े, घी 1 लीटर फ्री देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देना पड़े, तो हम अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये सब राशन के साथ जोड़ करके हम मदद करने का काम करेंगे। और वहीं शहरों में कैंटीन के साथ साथ हमारे गरीबों को 10 रुपए में खाना मिल जाए, वो कैंटीन भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे गरीबों का खाना मिल जाए। आपने देखा होगा इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। बताओ, बर्बाद हो गई पढ़ाई के नहीं बच्चों की? इन्होंने कोई मदद नहीं की, हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी पढ़ाई कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जो लोग जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं सरकार में 11 लाख पद खाली हैं, अभी तक नहीं भरे गए। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री थे जो 24 घंटा काम करते थे, जो 24 घंटा काम करने वाले 11 लाख पद खाली हैं। मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख सरकारी भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकाल करके आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। और इधर कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है। अगर हमें आयु की सीमा को छूट भी देना पड़ा तो नौजवानों को छूट देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। अब तो ये लग रहा है कि बहराइच के लोग बाबा जी का भाप निकाल देंगे। भाप, बताओ, भाप निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? जिन्होंने गर्मी की बात की थी निकालने की, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और याद करिए, जब जब समाजवादी सरकार आई है काम हुआ है। ये मेडिकल कॉलेज भी समाजवादियों की देन है, एम्बुलेंस भी समाजवादियों की देन है, जो इन्होंने खराब कर दी। लेकिन हम बहराइच की गरीब जनता को बता के जा रहे हैं, ये एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी। सरकार आएगी तो एम्बुलेंस 2 गुनी भी करनी पड़ी तो अपने गरीबों की मदद के लिए, सेवा के लिए एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करने का काम करेंगे। ये जो 100 नंबर वाली गाड़ी थी, 100 नंबर वाली गाड़ी थी जो पुलिस की दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी
कि कोई भी गांव में गरीब किसान खेत में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो फोन करते थे, पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को अभी गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, जब से 112 हुई पुलिस भी गड़बड़ा गई है। गड़बड़ा गई कि नहीं गड़बड़ा गई? इसलिए साथियों याद रखना, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं और समय पर काम करेंगे। कैसे हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। जो लोग कहते थे कि समाजवादियों ने काम नहीं किया, मुझे याद है ये लखनऊ से लेकर के नानपारा वाली सड़क कितनी खराब सड़क थी। नेपाल के हमारे पास उद्योगपति और कारोबार करने वाले आए थे और उन्होंने कहा कि हम अपना नेपाल नहीं जा पाते हैं, नेपाल नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने उसी दिन फैसला लिया कि इस सड़क को जो लखनऊ से बाराबंकी होते हुए आपकी नानपारा तक जाती है, उस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। मैं चाहता था कि 4 लेन बन जाए, मैं चाहता था ये सड़क 4 लेन बन जाए, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने हमें 4 लेन नहीं बनाने दिया। उन्होंने न जाने कैसे बहाने बताए। तो मैंने उनसे कहा कि तो ये बहाने बता रहे हो आप, सरकार के सामने कोई बहाना नहीं चलता है। और उसी समय मैंने फैसला लिया कि बहराइच से लेकर के श्रावस्ती वाली आपकी 4 लेन सड़क समाजवादियों ने बना करके दिखा दी। न केवल वो बनाई, बल्कि आपकी गोंडा वाली भी सड़क समाजवादियों ने 4 लेन बना करके दिखा दी है। जो लोग कह रहे थे घोर परिवारवाद, जो लोग कह रहे थे घोर परिवार, कि हम सब लोग घोर परिवारवादी लोग हैं, हमें खुशी है कि हमारा परिवार है। हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने परिवार को चलाने का हमें दायित्व पता है। हमें ये भी पता है कि अगर हमें परिवार चलाना है तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और याद कीजिए हमारे बहराइच के लोगों, जिस समय लॉकडाउन लगा था, मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे कि नहीं आए थे? लोग अपना सामान लेकर के, सब कुछ बांध करके अपने सर पर रख करके चल रहे थे। जो छोटे बच्चे थे चल सकते थे वो चल रहे थे, जो बच्चे चल नहीं सकते थे, कभी माँ लेकर के चलती थी, कभी पिताजी लेकर के चलते थे, और किस मुश्किलों में वो अपने घर पहुंचे थे। याद है कि नहीं याद है? और मुझे वो समय भी याद है कि जिस समय एक परिवार जो नेपाल से आकर के बहराइच का रहने वाला था, वो नेपाल से चला, लेकिन जब वो बॉर्डर पे पहुंचा तो वो लॉकडाउन हो गया, तो वो नेपाल में वापस नहीं जा सकता था। जब वो आगे चला तो उस परिवार को पता लगा कि भारत में भी लॉकडाउन लग गया है, वो भारत की सीमा पे नहीं घुस सकता है। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गर्भवती मां को बेटा पैदा हुआ और उसके परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया था। याद है कि नहीं याद है? और जैसे ही मैंने अखबारों में वो खबर पढ़ी कि एक लॉकडाउन भारत और नेपाल के बॉर्डर पे पैदा हुआ है, मैंने अपनी पार्टी के एमएलसी को भेज करके उस परिवार की 1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। बताओ, जो घोर परिवार वाला आरोप लगा रहे हैं, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, क्योंकि भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। तो बताओ, उस लॉकडाउन की क्या मदद की है बीजेपी के लोगों ने? अगर कोई मदद की हो तो बता दो। उत्तर प्रदेश में 90 मजदूर मरे थे जो घर नहीं पहुंच पाए थे। उन 90 के 90 मजदूरों को अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने अपने अकाउंट से उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम समाजवादियों ने किया था। इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि एक परिवार वाले का दुख एक परिवार वाला ही समझ सकता है। वो दुख कभी नहीं समझ सकता जिसका परिवार नहीं है। बताओ आप, वो क्या समझेगा दुख? और इन्होंने एक बार दुख तकलीफ नहीं दी है। जब जब इन्हें मौका मिलता है तब ये तकलीफ देते हैं।
याद करो वो नोटबंदी जिस समय इन्होंने रुपया बंद किया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। आज बताओ नोटबंदी के कितने वर्ष गुजर गए? अगर भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो तो बता दो, भ्रष्टाचार रुक गया हो तो बता दो। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार, और इस बार ये गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की पटरी को उखाड़ करके फेंक देगी। इसलिए मदद करो, ये बहुत झूठे लोग हैं, मदद करिए, सहयोग करिए। ये बीजेपी के लोग बहुत झूठे लोग हैं। आपने हिटलर सुना होगा, हिटलर के जमाने में केवल एक आदमी था जो प्रोपेगेंडा करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। अगर दुनिया में कभी भी कोई प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बना होगा, बातें फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, तो हिटलर ने एक मिनिस्टर बनाया था। उसने अपने साथ एक मिनिस्टर बनाया था जो प्रोपेगेंडा फैलाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी की पूरी सरकार झूठ बोलती है। इसलिए इस चुनाव में मदद करिए। ये वो जगह है, ये जगह वो है जहां गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भाईचारा को बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो मिलजुल करके रहते हैं। हम वो लोग हैं समाजवादी लोग, अगर ईद हो तो ईद भी मनाते हैं, होली हो तो होली भी मनाते हैं, दिवाली हो तो दिवाली भी मनाते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना। ये जो झांसा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं,